आशना हिंदी पॉडकास्ट पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरिफ शेख हाजिर हूँ आपके लिए यह नया एपिसोड लेकर। दोस्तों, आज हमारा ये 8वां पॉडकास्ट प्रसारित हो रहा है। हम नए नए विषय को लेकर आपसे पॉडकास्ट पर मिलते रहेंगे। आप दुनिया से कदम ताल मिलाकर ही चले, यह हमारी हर समय कोशिश रहेगी। हिंदी भाषा से जुड़े पहलुओं को हम आपके सम्मुख रखते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ये पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हमारे साथ है कवयित्री बहिनाबाई चौधरी, उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सुनील जी कुलकर्णी। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आपको उनका परिचय करा दूं। मध्ययुगीन काव्य, तुलनात्मक अनुसंधान, अनुवाद, सामाजिक समरसता तथा संत साहित्य और विविध कौशल्य विकास ये सुनील जी कुलकर्णी के अनुसंधान के क्षेत्र रहे हैं। समकालीन साहित्य विमर्श, हिंदी लेखन कौशल्य विकास और प्रयोजन मूलता, भाषिक संप्रेषण आदि पुस्तकों का लेखन किया है। उसी तरह ढोता हूँ कविता की पालखी, सामाजिक समरसता, स्वरूप एवं अवधारणा आदि पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। प्रोफेसर डॉक्टर सुनील जी कुलकर्णी ने संत साहित्य की आधुनिक अवधारणाएं, राष्ट्रभाषा, हिंदी कितनी सही कितनी प्रेरक आदि कई पुस्तकों का संपादन भी किया है। उन्होंने श्रीलंका तथा मॉरिशस इन दोनों देशों की यात्राएं भी की है और महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडल बाल भारती पुणे में कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक की कक्षाओं की 18 हिंदी पाठ्य पुस्तकों का संपादन भी किया है। उसी तरह मुंबई स्थित महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के 3 वर्ष सम्माननीय सदस्य रह चुके हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली के निःशुल्क पुस्तक वितरण समिति के 2 वर्ष तक सम्मान्य सदस्य रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में 19 शोध निबंध प्रकाशित हुए हैं। इस तरह प्रोफेसर डॉक्टर सुनील जी कुलकर्णी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विस्तृत और विशाल कार्य है। समय की कमी होने से हमने बहुत ही संक्षिप्त में उनका परिचय दिया है। तो दोस्तों, आइए बातचीत करते हैं प्राध्यापक डॉक्टर सुनील जी कुलकर्णी से। कुलकर्णी सर, हमारे आशना हिंदी पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आशना हिंदी पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं का मेरा सादर नमस्कार। सर, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपका पदार्पण कैसे हुआ? जहाँ तक मेरे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण विषय आपने पूछा है जी, मुझे स्मरण है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद मैंने लगभग 40-50 हिंदी उपन्यास उस समय में पढ़े थे और तब से लेकर मेरे मन में हिंदी विषय को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर मेरे मन में एक आंतरिक रुचि उत्पन्न हुई। हम लोग जब पाठशाला में पढ़ते थे 8वीं 9वीं कक्षा में जी, तो हमारा एक बाल मित्र था शिवाजी हुसैन। वे प्रायः कविता करता था और हमें सुनाता था और जब उसकी कविताओं को हम सुनते थे तो बड़ा हमें आश्चर्य होता था और हम उसको काफी जिज्ञासावश हम पूछते थे कि ये सब तुम्हें कैसे सूझता है। और मुझे लगता है कि उसी का अनुकरण करते करते फिर 8वीं 9वीं कक्षा में हमने भी कविता लेखन आरंभ किया और आरंभिक दौर में निश्चित रूप से प्रेम कविता लिखते थे और इस साहित्य के क्षेत्र में आने का दूसरा मेरा जो माध्यम रहा है वो है प्रतियोगिता। चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता हो, वक्तृत्व हो, काव्य वाचन हो या कहानी कथन हो। मैं अपने महाविद्यालयीन जीवन में इन प्रतियोगिता में सक्रिय सहभागिता दर्ज करता रहा हूँ और स्वयं के द्वारा रची हुई कविताओं को प्रस्तुत करना और पुरस्कार पाना, तो ये एक समय में इससे साहित्य के प्रति मन में जो रुचि है वो निरंतर बढ़ती गई और इस तरह से साहित्य के प्रति पढ़ना ज्यादा अधिक हुआ और उसके कारण फिर धीरे धीरे सृजन में भी हम जो है वो सक्रिय होते रहे। जी, हमारा दूसरा सवाल है सर आपसे कि हिंदी साहित्य और जीवन मूल्य, इस विषय पर आपके विचार क्या है? आरिफ जी, जहाँ तक हिंदी साहित्य और जीवन मूल्यों का संबंध है, जी, आप और हम सब जानते हैं कि साहित्य का उद्देश्य
ही मूलतः जीवन मनुष्य का कल्याण रहा। मानव कल्याण हेतु प्रायः साहित्य रचा जाता है। अगर साहित्य की भामह की परिभाषा अगर आप सुनेंगे कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, कि सहित भाव उत्पन्न करना ही साहित्य का उद्देश्य रहा है। और आरंभिक काल से लेकर कई दिनों तक आपने देखा कि साहित्य ये जो है वो आनंद प्राप्ति के लिए लिखा जाता था। कालांतर बाद हमने उसका संबंध जो है वो व्यावसायिकता के साथ और उद्योजकता के साथ और फिर बाद में नौकरी के साथ जोड़ा। लेकिन मूलतः साहित्य का निर्माण जो है वो आनंद प्राप्ति और मूल्य संवर्धन और मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रायः होता रहा है। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारा रामायण महाभारत काल से लेकर अब तक का जो साहित्य रचा गया है उसमें उसका मूल उद्देश्य जो है वो मूल्यों की प्रतिष्ठापना यही रहा है। मतलब महाभारत और रामायण के काव्य को हम देखेंगे कि एक को हम आदर्श काव्य मानते हैं और दूसरे को हम यथार्थ काव्य मानते हैं। और इसीलिए राम जो है वो हमें आदर्श राजा, आदर्श आदर्श पति ऐसा लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मूल्यों के संवर्धन की भूमिका जो है वो साहित्य केंद्रीभूत रही है और उसी को लेकर साहित्य रचा जाता है, चाहे वो रामचरितमानस हो, ज्ञानेश्वरी हो या प्रेमचंद का साहित्य हो या आधुनिक काल में जितना भी साहित्य लिखा जाता है उसका संबंध जो है वो मूल्यों की स्थापना से होता रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से विज्ञान और वाणिज्यिकी का साहित्य जो है वो वस्तु के निर्माण में अपना योगदान देता है या भौतिक विकास को केंद्र में रखकर उसका अनुसंधान और अध्ययन अध्यापन होता है, लेकिन साहित्य का संबंध जो है वह मनोव्यापार मनोभावों के विकास को लेकर रहा है और मूल्यों के विकास को लेकर रहा है। और इसलिए मुझे एक उत्तम कांबळे जो मराठी के बहुत बड़े संपादक है वो उनका एक वाक्य इस समय में मुझे स्मरण हो रहा है कि फिल्मों का और साहित्य का संबंध रेखांकित करते हुए उत्तम कांबळे ने एक जगह कहा था कि फिल्मों का संबंध जो है वो व्यावसायिकता के साथ होता है और मनोरंजन उसमें प्रधान होता है, लेकिन साहित्य का संबंध जो है वो मूल्यों के साथ होता है। मूल्य के साथ सदैव साहित्य का संबंध रहा है और इसलिए मूल्य ही उसके केंद्र में रहा है, चाहे वो आदिकालीन साहित्य हो, मध्यकालीन साहित्य हो या जैसे कि सत्य हो, सदाचार हो, परोपकार हो, त्याग हो। ये जो मानवीय मूल्य है उन मूल्यों के प्रचार और प्रसार में ही साहित्य ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये जो विश्वासार्हता है, ये जो मूल्य है वो साहित्य के माध्यम से ही नई पीढ़ी के सामने आए हैं और नई पीढ़ी में प्रचारित और प्रसारित होते रहे हैं। चाहे वो प्रेम का मूल्य हो, चाहे वो परोपकारिता का मूल्य हो, चाहे वो दया का मूल्य हो, का वात्सल्य का मूल्य हो, ये साहित्य के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहा है। जी सर, बात फिल्मों की हो रही है, आपने फिल्मों का विषय कहा, तो हिंदी साहित्य और आज की हिंदी फिल्म आजकल निर्मित हो रही है अलग अलग तरीके से। हाँ। तो पहले जो फिल्में होती थी उसमें कुछ संदेश होता था, आज की जो फिल्में उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। हाँ, ये प्रायः ऊपरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से फिल्म का बाहरी आवरण जो है वो बदला है और वो युवा पीढ़ी के को ध्यान में रखकर उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। निश्चित रूप से जब हम पुरानी फिल्मों की बात करते हैं तो जो एक गानों में एक आशय भरा हुआ होता था वो आशय अब धीरे धीरे कईयों का ये मानना है कि वो आशय धीरे धीरे गायब हो रहा है। लेकिन आरिफ जी, मैं इन दिनों जो आधुनिक फिल्मी सॉन्ग आए हैं उसको भी मैं बहुत बारीकी से पढ़ता रहा हूँ, सुनता रहा हूँ। अगर आप उसकी चाल को जो नई पीढ़ी की चाल में ढली हुई है उस चाल के आवरण से परे जाकर एक उसके शब्दों पर अगर गौर करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा आशय आपको देखने को मिलेगा। ये सही है कि रुचि को ध्यान में रखते हुए मनोरंजनता उसमें केंद्र में रही है। शुरू में उसका उद्देश्य जो है वो उद्बोधन करना था, प्रबोधन करना था और आज वो उद्बोधन करने के साथ साथ प्रबोधन करने के साथ आज मनोरंजन ये उद्देश्य जो है वो केंद्र में कहीं न कहीं दूर होता जा रहा है।
तो उसमें ये हो रहा है, समय के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है। और देखिए, जहाँ तक फिल्मों की बात है, आपने भी देखा होगा कि एक समय था कि साहित्य में फिल्मों को अधिक स्थान नहीं दिया जाता था, या फिल्मी गानों को हम साहित्य तक मानने के लिए तैयार नहीं थे आरंभिक दौर में। लेकिन आज जो है वो साहित्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में हमने फिल्मों को मान्यता दी है, फिल्मी गानों को मान्यता दी है। आज हिंदी सिनेमा और हिंदी साहित्य को लेकर बहुत बड़ा अनुसंधान कार्य होता रहा है, और उस पर हम काफी अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। कथानक को लेकर, कथा का जब पटकथा में रूपांतरण होता है तो क्या क्या सिद्धांत होते हैं, उसको लेकर हम चर्चा का इन दिनों अनुसंधान का विषय होता रहा। तो ये जो शुरू के काल में हम देखते हैं कि हिंदी के प्रचार और प्रसार में जितनी भूमिका साहित्य की रही है, उससे कई गुना भूमिका हिंदी फिल्मों की भी रही है। इसलिए फिल्मों के योगदान को हम अनदेखा जरूर नहीं कर सकते हैं, और उसके कारण जो एक रोजी रोटी प्राप्त होती है, उसके कारण जो एक रोजगार अभिमुखता की ओर साहित्य को लेकर गए हैं, वो भी मुझे लगता है उस पर भी हमें सोच विचार करने की आज जरूरत है। जी, आज की युवा पीढ़ी घर, परिवार और अपने परिवेश से दूर जा रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि ने उन्हें समाज से दूर कर दिया है। ये दूरी साहित्य से खत्म हो रही है। युवा में साहित्य जगाने के लिए कौन सी पहल करना आवश्यक है? देखिए, अब युवाओं के पास अगर आपको जाना है तो उन्हीं के माध्यम से आपको जाना होगा। हमारे और आपके माध्यम शायद लाडली की पुस्तकें रही होगी, और जब हम 10वीं 12वीं में पढ़ते थे, या हमें कोई अगर परिचर्चा में सहभागी होना है या किसी विषय को लेकर निबंध लेखन करना है, तो हमें प्रायः लाइब्रेरी में जाकर खोजबीन करनी पड़ती थी। अच्छी अच्छी पुस्तकों को का संकलन हमें करना पड़ता था। लेकिन अब ये जो आधुनिक पीढ़ी है, ये जो संचार का युग आया हुआ है, और उस संचार में इतना आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है कि अब एक मोबाइल की छोटी सी डिग्री में आपका पूरा विश्व जो है वो समाया हुआ है। और इसलिए युवा पीढ़ी तक अगर हमें जाना है तो उनके माध्यम से हमें जाना होगा। साहित्य भी इन दिनों आपने देखा होगा कि इस लॉकडाउन के काल में ही अगर आप देखेंगे तो चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, गाने हो, गीत हो, वो नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही बच्चे आप पढ़ रहे हैं। और इसलिए कोई अगर कभी ऐसा कहता है कि नहीं, मैं केवल पुस्तक छापूंगा, मैं मेरी कविता नेट पर नहीं डालूंगा, सोशल मीडिया में नहीं डालूंगा, तो उसकी कविता उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी के पास अगर हमें साहित्य देना है तो जैसे रामायण हो, महाभारत हो, जैसे जिंगल टून का मैं उदाहरण दूंगा, सिंचन का मैं उदाहरण दूंगा, या आप छोटा भीम जैसे सीरियल है या धारावाहिक है। आपने देखा कि पौराणिक कथाओं को बच्चों के साथ अगर लेकर जाना है तो उसके सामने उसमें डालना पड़ेगा। और छोटा भीम जैसी धारावाहिक आई और इतनी लोकप्रिय हो गई क्योंकि उनकी भाषा में, मोबाइल की भाषा में, नेट की भाषा में, या संचार की भाषा में वो सब हुई। तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी तक अगर हमें आज मौलिक साहित्य पहुंचाना है, हमें इन्हीं साधनों का सहारा लेकर हमें वहां तक पहुंचाना होगा। ज्ञानेश्वरी हो, उनका उत्कृष्ट साहित्य हो, वो जैसे एक गोदान का उदाहरण मैं आपको दूंगा कि गोदान उपन्यास के रूप में कई कम पड़ा होगा, लेकिन जब उस पर फिल्म बनी या तीसरी कसम पर फिल्म बनी तो उसके माध्यम से वो कथानक कई लोगों तक, कई युवा पीढ़ी तक गया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से हमें आधुनिक जो संचार के साधन हैं, जो आप युवा पीढ़ी के लिए एक अविभाज्य अंग बन गए हैं, उन्हीं की सहायता से हमें साहित्य का भी प्रचार और प्रसार करने पर अधिक बल देना होगा। जी सर। दक्षिण भारत के व्यतिरिक्त हिंदी लोक व्यवहार तथा ज्ञान संचय की भाषा है। दक्षिण राज्यों में हिंदी की लोकप्रियता कम दिखाई देती है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, दक्षिण की बात जब आती है तो द्रविड़ परिवार से उपजी ये सारी जो भाषा है, उनमें से कौन सी पुरातन है, इसको लेकर बार बार चर्चा होती रही। हम जैसे लोगों को लगता है कि हमने दक्षिण की भाषा सीखनी चाहिए, तो ऐसे उन लोगों की भी अपेक्षा है कि अन्य लोगों ने भी दक्षिण की भाषा
सीखनी चाहिए। हमें जैसे लगता है कि उन्होंने प्रेमचंद पढ़ना चाहिए, उनको लगता है कि हमारा तिरुवल्लुवर लोगों ने पढ़ना चाहिए। तो ये दोनों ओर से प्रयास जरूरी है। और इन दिनों अभी हाल में जो स्थित्यंतर हो रहे हैं वो इस प्रकार के हो रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब दक्षिण का में प्रदेशों में हिंदी का विरोध बहुत कम हुआ है और काफी यूनिवर्सिटीज में, कई कॉलेजेस में, कई पाठशालाओं में हिंदी अब पढ़ाई जा रही है। लोक संस्कृति और हिंदी भाषा का नजदीकी संबंध रहा है। हाँ, और इसका प्रतिबिंब जी। साहित्य में अंकित हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, देखो, संस्कृति की जो परंपराएं हैं वो प्रायः साहित्य के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आती रही है। और हम देखते हैं कि साहित्य में एक पूरी संस्कृति बसी हुई होती है। जब एक भाषा नष्ट हो जाती है तो वो केवल भाषा नष्ट नहीं होती है, तो उस भाषा के साथ साथ उस देश की संस्कृति भी नष्ट हो जाती है। जी। और इसलिए कई आपने देखा होगा कि संस्कृति को जिलाए रखने का काम, संस्कृति को बनाए रखने का काम प्रायः भाषा ही करती रही है। और इसलिए इन दोनों का परस्पर संबंध जो है वो ये दोनों एक दूसरे से समरस हुई है। बिना संस्कृति के भाषा का हम कोई अस्तित्व नहीं देखते हैं और भाषा के माध्यम से ही संस्कृति को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करते हैं, प्रचारित और प्रसारित करते हैं। ऐसा मेरा अपना मानना है। जी, हिंदी के आप अभ्यासक हैं। हिंदी को आने वाले समय में और भी मजबूत बनाना है। ऐसे में आज की युवा पीढ़ी इंग्लिश, ये जो नया चलन इसका ज्यादातर प्रयोग हो रहा है ना, हिंदी और इंग्लिश के वर्ड व्याकरणिक रूप से उसमें बदलाव हो रहा है, ऐसा प्रयोग हो रहा है इंग्लिश का, तो इससे हिंदी भाषा का अस्तित्व बना रहेगा? नहीं, इसको लेकर थोड़ी चिंताएं बार बार व्यक्त होती रही है, क्योंकि आपने प्राय देखा होगा कि चित्रपटों में जो हिंदी बोली जाती है उनकी स्क्रिप्ट रोमन में लिखी जाती है। जी। और कई हमारे फिल्म स्टार ऐसे हैं कि जिनको हिंदी बोलना नहीं आता है, जैसे कैटरीना कैफ का उदाहरण मैं देना चाहूँगा। हाँ, खुले मन से उन्होंने कबूल किया था कि मैं हिंदी को नहीं जानती, लेकिन वो रोमन के माध्यम से वो पढ़ती है और इस तरह से ये पढ़ती है। लेकिन मुझे लगता है कि भाषा को लेकर और लिपि को लेकर हमें आग्रही होना चाहिए और भाषा का शुद्ध से शुद्ध प्रयोग करने पर ही हमें अधिक बल देना चाहिए। और उसके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, तो वो प्रयास हम सब लोगों ने करने चाहिए। रोमन के माध्यम से भी अगर कोई हिंदी सीखता है तो सीखे, क्योंकि हिंदी की जो संरचना है वो निश्चित रूप से वो जरूरी है, लेकिन लिपि का ज्ञान उसको होना बहुत जरूरी है। जब हम एक भाषा एक देश की संकल्पना करते हैं तो मुझे लगता है कि उस देश में जो भाषा बोली जाती है, एक भाषा एक देश, वैसे ही हमें एक लिपि का भी समर्थन करना चाहिए। तभी जाकर ये जो आप इंग्लिशीकरण का जो आपको जो चिंताएं हो रही है, वो एक लिपि करने से उसमें थोड़ा बहुत हम हल ढूंढ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी, अनुसंधान के क्षेत्र में आप नई नई अवधारणाएं और मानदंड सुनिश्चित करने में प्रयत्नशील रहे हैं। इस संदर्भ में हम जानना चाहते हैं कौन कौन सी अवधारणाएं आपने स्थापित की है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अरे जी। देखिए, मैंने अब तक 15-20 वर्षों में मैंने जो अनुसंधान किया है वो केवल 2-3 बातों को केंद्र में रखकर किया है। 2000 के आसपास जब मैंने अनुसंधान किया तो मैंने कबीर और तुकाराम में प्रगतिशील चेतना ये विषय लेकर काम किया था। उस समय में प्रगतिशीलता और प्रगतिवाद में क्या परस्पर संबंध है या प्रगतिशीलता को ही प्रगतिवाद के परिप्रेक्ष्य में समझाया जाता था, लेकिन हमने उसको स्वतंत्र प्रगतिशील साहित्य की अवधारणा को स्थापित किया, उसके मानदंड को स्थापित किया और कबीर कैसे प्रगतिशील है, तुकाराम कैसे प्रगतिशील है, ये हमने स्थापित किया। दूसरी बार हमें जब अनुसंधान का मौका आया तो संत साहित्य की और भक्ति की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से तो संत साहित्य का खूब विवेचन हुआ है, विश्लेषण हुआ है, उस पर अनुसंधान हुआ है। परंतु संत साहित्य के बीच जो आधुनिक अवधारणा है, उदाहरणार्थ संत साहित्य में अर्थनीति विषयक विचार, संत साहित्य में पर्यावरण विषयक विचार, तो ये हमने नई नई अवधारणा संत साहित्य के माध्यम से हमारे लोगों के सामने आई है कि जिनका कभी संत साहित्य की और उस दृष्टि से कभी देखा ही नहीं गया था कि संत साहित्य में जो अर्थनीति विषयक विचार व्यक्त किए हैं। मेरा तुकाराम जब कहता है कि जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे देश करी, तो
तो वो एक अर्थनीति का एक नया सूत्र हमें देता है। तो उस दृष्टि से संत साहित्य का विवेचन हमने पहली बार हमने करने की कोशिश की है। दूसरी बार संत साहित्य के माध्यम से हम सामाजिक समरसता कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये मैंने मेरे अनुसंधान के माध्यम से व्यक्त किया कि आज समाज में आपने देखा होगा कि जातीय जुलूस निकल जाते हैं, जातीय दंगे दिन ब दिन उसकी संख्या बढ़ रही थी, और ऐसे भाषा के आधार पर प्रांत के आधार पर जो समाज विभेद की स्थिति में गया है, उसको संत साहित्य के माध्यम से, समरसता के माध्यम से हम कैसे आगे चलकर दे सकते हैं, ये हमने नई अवधारणा उसमें स्थापित की। और संत साहित्य का सामाजिक दृष्टि से कितना महत्व है, सामाजिक समरसता की दृष्टि से, ये हमने हमारे अनुसंधान के माध्यम से स्थापित किया। और अंतिम जो बात मैं आपके और ध्यान में लेकर जाना चाहता हूँ कि अब इन दिनों मैंने एक स्लाइड के अंतर्गत 50 लाख का प्रोजेक्ट डाला है कि संत साहित्य के माध्यम से विविध कौशल विकास, जिस सॉफ्ट स्किल की हम बात करते हैं, और उस सॉफ्ट स्किल को विकसित करने के लिए हम हजारों रुपए की ट्यूशन लगाते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट स्किल संत साहित्य के माध्यम से कैसे विकसित किए जा सकते हैं, चाहे वो संवाद कौशल्य हो, चाहे वो नेतृत्व विकास कौशल हो, चाहे वो समूह व्यवस्थापन कौशल हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, टीम मैनेजमेंट हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, इन सब को हम संत साहित्य के साथ जोड़े हैं। और उसके माध्यम से संत साहित्य के माध्यम से ये कैसे भली भांति स्थापित किया जा सकता है, ये मेरे अनुसंधान का विषय है। तो संत साहित्य का अभ्यास जो है वो केवल भक्ति और दर्शन की दृष्टि से न करते हुए सामाजिक समरसता की दृष्टि से करना, प्रगतिशीलता की दृष्टि से करना और कौशल विकास की दृष्टि से करना, ये मेरी अपनी स्थापनाएं हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये स्थापनाएं करने का प्रयास मैंने पहली बार किया है। इससे पहले ऐसा प्रयास करते हुए आपको कहीं पर भी कोई देखता हुआ नहीं दिखाई देगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, अपने विचार हमारे साथ साझा किए। आशना हिंदी पॉडकास्ट की ओर से मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आशना हिंदी पॉडकास्ट पर बोलने के लिए आपने मुझे जो समय दिया और संवाद, मेरे विचार साझा करने के लिए जो अनुमति दी, उसके लिए मैं सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनील जी कुलकर्णी आज हमारे साथ आशना हिंदी पॉडकास्ट पर जुड़े, हमसे बातचीत की। दोस्तों, आपको आशना हिंदी पॉडकास्ट का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नया विषय लेकर, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आशना हिंदी पॉडकास्ट को सुनते रहिए, शेयर कीजिए। यही पॉडकास्ट खास आपके लिए यूट्यूब पर भी प्रसारित होगा। धन्यवाद।